बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इमलिया इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रोका, पूछताछ की और तभी फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से तमंचा बरामद हुआ। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। सीतापुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। रोककर पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की और उसने फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। तो पुलिस को यह सूचना कि कुछ लुटेरे तथा नकबजन किस्म के लोग इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा यहाँ नाकाबंदी की गई। जानकारी मिली कि एक बदमाश जिसका नाम विजय लोनिया उर्फ खुड़बुड़ी है, जो थाना तंबौर का रहने वाला है, ये यहाँ से निकल रहा है। पुलिस के द्वारा इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसको दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की गई। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा चलाई गई एक गोली इसके पैर में लगी है। ये घायल अवस्था में इसको अस्पताल भेजा गया है। यह बदमाश थाना महोली से वांछित है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से किया गया था। भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या पुतिन ने मोदी और जिनपिंग की मुलाकात कराई है? क्या भारत और चीन के समझौते के में पुतिन का हाथ है? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। बीते दिनों रूस की राजधानी कजान में ब्रिक्स देशों के बैठक के दौरान भारत और चीन के बीच अहम बैठक हुई है। रूस में वोल्गा और कजान का नदी के मुहाने पर बसा कजान शहर सत्ता का केंद्र बना। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप को ठेंगा दिखाते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख कजान में जुटे। लेकिन सबकी नजरें एशिया की दो बड़ी पावरफुल देश चीन और भारत पर टिकी थी। लेकिन 2020 में गलवान की घटना के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का एक साथ एक छत के नीचे होना यकीनन बड़ी खबर थी। मगर अहम सवाल था कि 4 साल के टकराव और गतिरोध के बाद चीन के तेवर नरम कैसे पड़ गए? पीएम मोदी और जिनपिंग बातचीत की टेबल तक कैसे पहुंचे? इन सैन्य गतिरोध को सुलझाने में पुतिन की भूमिका क्या थी? 1962 की जंग के बाद अतीत में बेमुश्किल ही ऐसा मौका आया जब भारत और चीन के सैनिक सीमा पर इस तरह लहूलुहान हुए। लेकिन 15 जून 2020 को गलवान घाटी पर जो कुछ हुआ उसने एशिया की इन दो महाशक्तियों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत होती रही, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रही। फिर आया साल 2022 जब रूस ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार कर यूक्रेन पर धावा बोल दिया। पूरी दुनिया बेशक दो खेमों में बटी नजर आई, लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या रूस की तुलना में कहीं ज्यादा रही। लेकिन पावर बैलेंसिंग के इस गेम में भारत और चीन संभवतः दो ऐसे देश रहे जिन्होंने ना तो खुलकर रूस का समर्थन किया और ना ही विरोध। ये वो समय था जब अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे। जानकारों का मानना है कि पुतिन समझ गए थे कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस के लिए भारत और चीन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन गलवान की घाटी के बाद से भारत और चीन के बीच के कोल्ड वॉर को खत्म करना चुनौती थी। चीन के विदेश मंत्री और पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी को चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। इस साल जुलाई में कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुद्दा LAC सैन्य गतिरोध को सुलझाना था। सितंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। डोभाल 12 सितंबर को पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। इस मुलाकात के बारे में आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान हुई बातचीत के बाद
निष्कर्षों से पुतिन को वाकिफ कराने के लिए डोभाल उनसे मिले थे। लेकिन जानकारों का कहना था कि पुतिन से डोभाल की मुलाकात की असली वजह चीन के साथ भारत के सैन्य गतिरोध को खत्म करना था। लेकिन भारत और चीन के बीच हुए इस एग्रीमेंट में पुतिन की कितनी बड़ी भूमिका थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 12 सितंबर को जब NAC अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की थी, उसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी पुतिन से मिले थे। बंद कमरे के अंदर दो देशों के प्रतिनिधियों से पुतिन की मुलाकात का एजेंडा बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन अब LAC पर चीनी सैनिक के पीछे हटने के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विश्व के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं और खासकर ताइवान और स्पेन में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो सेना को बुलाना पड़ा है राहत के लिए। रिपोर्ट देखिए। स्पेन में बाढ़ से हाहाकार, ताइवान में टाइफून का प्रहार, सड़क के किनारे यहां वहां पड़ी गाड़ियों की लंबी कतार, पानी के प्रकोप को बचाने की जद्दोजहद, रेस्क्यू में लगी बचाव दल की बड़ी टीम। तस्वीरें स्पेन की UTL की है, जहां बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। स्पेन सदी में आई सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस भीषण बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया है, जिसमें कम से कम 140 लोगों की जान चली गई। स्पेन में बाढ़ की वजह से मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अधिकारी वाहनों से शवों को निकालने में जुटे हुए हैं और तलाशी अभियान जारी है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। स्पेन में इस शताब्दी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा ने विनाश के निशान छोड़े हैं। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मंगलवार को शुरू हुई मूसलाधार बारिश बीते 3 दिनों से जारी रही है, जिससे बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ते गए। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इन हालातों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं, पूरा स्पेन उनका दर्द महसूस कर रहा है। हमारी प्राथमिकता आपकी मदद करना है। हम सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इस त्रासदी से उबर सकें। स्पेन के हालात को इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। बचाव कर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम लोगों को घरों और कारों से बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है।